नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम सॉइल साइंस का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं नेमराज सुंडा से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने कहा था कि जेनेटिक्स की वीडियो बनाएं, तो हमने आपके लिए जेनेटिक्स की वीडियो भी बना रहे हैं हम लोग, और अमित सर बना रहे हैं आपके लिए, तो उनको ज़रूर देखिए और बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपकी MSc के लिए। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपका एग्ज़ाम इन्हीं डेट में होने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड की डेट भी आ गई है 6 अगस्त से। संभवतः बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे यूपी कैडेट के। तो दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और जितना भी रिवाइज कर सकें आप 10-15 दिन में रिवाइज कर लीजिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी तैयारी पूरी रखिए, और अगर कोई डेट में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो संभवतः यही है कि इन्हीं डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, और बहुत ही सुरक्षा के साथ एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि सॉइल साइंस क्या होता है। डेफिनेशन बताई गई है, द वर्ड सॉइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉइल कौन सा वर्ड है, तो सॉइल जो है लैटिन वर्ड सोलम से ओरिजिनेट हुआ। किससे? सोलम से, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श जिसे कहते हैं। फ्लोर जिसे मतलब आटा जो होता है वो वाला फ्लोर, क्योंकि जो सॉइल होती है वो भी महीन होती है, हमारे कई पार्टिकल से बनकर होती है, जैसे आटे की तरह ही होती है। इसलिए सोलम जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आटा, और उसी से हमारा सॉइल वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। डेफिनेशन की बात करें तो द सॉइल इज अ डायनामिक नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो नेचुरल बॉडी होती है सॉइल जो कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है, एज वेल एज लिविंग फॉर्म इन विच प्लांट ग्रोज। और लिविंग फॉर्म भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जिसमें कि प्लांट हमारे ग्रो करते हैं। एक मीडियम होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल। अगर सॉइल नहीं होगा तो फिर हमारे प्लांट किस में ग्रो करेंगे? तो सॉइल जो है वो मीडियम का काम करता है, किसके लिए? प्लांट के ग्रोइंग के लिए। वहीं दूसरा एक टर्म आता है कि सॉइल इडाइफोलॉजी क्या होता है। तो इडाइफोलॉजी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इडाइफोलॉजी और पीडोलॉजी में अंतर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इडाइफोलॉजी क्या होता है कि ये जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, इडाइफोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? सॉइल की प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ से हमारा रिलेटेड होता है। जो कि प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर क्रॉप की कितनी यील्ड हो रही है, ये सब जो एस्पेक्ट हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं वो हमारा इडाइफोलॉजी कहलाता है। और ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इडाइफोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इडाइपोज मीन सॉइल, लोगोस माने डिस्कोर्स। तो सॉइल का स्टडी तो हम करते हैं, लेकिन किस रिलेशन में करते हैं? प्लांट के रिलेशन में करते हैं। अकॉर्डिंग टू इडाइफोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट। एक प्रकार से प्लांट के हैबिटेट का हम स्टडी करते हैं, किसमें? इडाइफोलॉजी में। इसीलिए इसे नेचुरल हैबिटेट भी कहा गया है प्लांट के लिए। वहीं पीडोलॉजी की बात करें तो टू स्टडी द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी। सॉइल का ओरिजिन किस तरह हुआ, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, और उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, इसका जिसमें हम स्टडी करते हैं वो हमारा पीडोलॉजी कहलाता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये भी हमारा 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखिए, इडाइपोस का मतलब भी सॉइल होता है, पीडोन का मतलब भी सॉइल होता है। बस इसमें अंतर क्या है कि इडाइफोलॉजी में किसी दूसरे चीज़ों का स्टडी करते हैं, दूसरे रिलेशन का स्टडी करते हैं, वहीं हम पीडोलॉजी में दूसरी रिलेशन का स्टडी करते हैं। स्टडी हम सॉइल का ही करते हैं, इसमें हम सॉइल के ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन का स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है कि सॉइल इज अ नेचुरल हैबिट अकॉर्डिंग टू, आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा इडाइफोलॉजी, पीडोलॉजी या सॉइल साइंस या नॉन ऑफ देम। तो इसमें जो आंसर होगा तो वो होगा हमारा इडाइफोलॉजी। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है फादर ऑफ पेडोलॉजी इज नोन एज वीवी डाकुचेव। तो फादर ऑफ पेडोलॉजी जो है वो वीवी डाकुचेव है। वहीं अकॉर्डिंग टू पीडोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। तो ये आपको याद रखना है कि जो इडाइफोलॉजी होता है उसके अनुसार जो है सॉइल नेचुरल हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब आवास होता है। वहीं
जो पीडोलॉजी होता है उसके अकॉर्डिंग सॉइल हमारी नेचुरल बॉडी है। अब बात करते हैं रॉक से, जैसे कि रॉक से ही सॉइल बनती है, ओरिजिनेट होती है। तो रॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले है रॉक्स और उसके एग्जाम्पल। तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट। मेटामॉर्फिक रॉक नीस, मार्बल, क्वार्ट्ज और स्लेट। इनको अगर डिस्क्राइब करें तो इग्नियस रॉक तो जैसे जानते ही हैं, जो हमारे ज्वालामुखी जो होते हैं उनसे जो लावा निकलता है वो जब हमारा जम जाता है वो हमारा इग्नियस रॉक कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक जो हमारा सेडिमेंट्स होते हैं बहकर आते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक और वो जमते जाते हैं, वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के कुछ सडन चेंजेस से, इसमें सडन क्या धीरे धीरे चेंजेस होते हैं इनमें, लेकिन इनमें चेंजेस होने से नई रॉक बनती है, वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक के पेरेंट, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक जो है हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनती हैं, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उनका पेरेंट मटेरियल कौन कौन होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे नीस है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक है, मतलब ये ग्रेनाइट के इग्नियस रॉक के चेंजेस से बनता है। मार्बल की बात करें तो ये हमारा लाइमस्टोन से बनती है। वहीं क्वार्ट्ज की बात करें तो ये सैंडस्टोन से बनती है। और स्लेट की बात करें तो ये सेल से बनती है। तो इस तरह ये चेंज होने से मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट या मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। अब बात करते हैं अर्थ मिनरल्स की। ये रॉक हो गए। अब मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो कि सिलिका और SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, सिलिका ऑक्साइड। इसका जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सैंडी फ्रैक्शन होता है। मीन्स सैंड इसमें चीफ प्रोडक्ट होता है, चीफ थिंग जो होती है इसमें वो सैंड होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट 36% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा 36% ये पाया जाता है। क्या? क्वार्ट्ज। रॉक कंटेनिंग फ्री सिलिका इन एबंडेंस विच इज कंबाइंड विद बेसेज आर कॉल्ड एसिड रॉक्स। तो जो रॉक्स सिलिका, जिनमें सिलिका की अधिकता होती है जिन रॉक्स में, वो हमारी एसिडिक होती है, इसलिए वो एसिड रॉक्स कहलाती हैं। इन ग्रेनाइट जो एसिड रॉक्स है। क्वार्ट्ज इज प्रेजेंट इन अ प्योर फॉर्म एज प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ग्रेनाइट में हमारा क्वार्ट्ज ही पाया जाता है जो कि एक एसिड रॉक है। इन बेसिक रॉक लाइक बेसाल्ट कंटेन ओनली अ लिटिल इफ एनी ऑफ फ्री सिलिका। तो बेसाल्ट जो है वो बेसिक रॉक है और इसमें हमारा कुछ ही सिलिका पाया जाता है। मीन्स आपको ये याद रखना है कि सिलिका अगर ज़्यादा है तो वो हमारी रॉक हमारी एसिडिक होगी, वहीं सिलिका की अगर कमी है तो फिर वो हमारी बेसिक रॉक होगी। अगला है फेल्डस्पार। तो इसका फॉर्मूला है K2O Al2O3 6SiO2। पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है इसका फॉर्मूला। सच मिनरल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 48% अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ क्रस्ट में 48% जो है वो हमारा फेल्डस्पार पाया जाता है और यही ये मिनरल जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिनरल डोमिनेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, तो उसका आंसर होगा हमारा फेल्डस्पार, जो कि लगभग 50% या 48% होता है। फेल्डस्पार विदर इजली एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो विदरिंग होती है वो आसानी से हो जाती है और फिर ये क्ले बनाता है। तो अगर हम बात करें कि फेल्डस्पार जो है वो क्ले का फ्रैक्शन होता है, वहीं अगर हम उस क्वार्ट्ज की बात करें वो हमारा सैंड का फ्रैक्शन होता है। मीन्स क्वार्ट्ज से सैंड बनता है और फेल्डस्पार से हमारा क्ले बनता है। तीसरी जो मिनरल है वो है हमारा माइकस, या इसे माइका भी कहते हैं। व्हाइट माइका इज मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन ब्लैक माइका। तो दो माइका होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट जो माइका होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है किससे? ब्लैक माइका की अपेक्षा। माइकाज आर मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन फेल्डस्पार एंड अदर सिलिकेट। वहीं अगर फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए वो हमारा माइका होता है। मीन्स इसकी वेदरिंग आसानी से नहीं होती है। माइका कॉन्स्टिट्यूट 10 डिग्री एंगस्ट्रॉम ऑफ 10 डिग्री शायद ये 10% है। माइका कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो माइका जो है 10% लगभग पाया जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट में, जो कि दो तरह का होता है, एक पोटास माइका, मैग्नीशियम माइका। तो पोटास माइका इज वाइट। तो जो वाइट माइका होता है उसमें पोटास पाया जाता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, नोन एज मस्कोवाइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मस्कोवाइट। मस्कोवाइट जो माइका है वो पोटास माइका। वही मैग्नीशियम माइका की बात करें तो इट इज कॉल्ड बायोटिक ब्लैक माइका। तो ये ब्लैक माइका होता है जिसे बायोटिक ब्लैक माइका भी कहते हैं। तो चलिए
अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। जो हमारे मिनरल हो गए, रॉक हो गए, दो चीज़ हो गई, यही हमारी मेन चीज़ होती है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो जिम्मेदार होती हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे मिनरल और सॉइल होती है। मिनरल और हमारे रॉक्स होती हैं, उन्हीं से उनकी विदरिंग के बाद फिर हमारी सॉइल बनती है। तो सॉइल फॉर्मेशन होता किस तरह? तो सॉइल इज फॉर्म व्हेन फ्रॉम विदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल। तो जब रॉक और मिनरल की विदरिंग होती है, विदरिंग का मतलब होता है क्या कि जो रॉक्स होती है उसका टूटना और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मीन्स उसका जो बड़ा पोर्शन है वो धीरे धीरे कट के कई मीडियम होते हैं, हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, या फिर हमारे कई फिजिकल होते हैं, कई बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो भी हो गए, कोई केमिकल वेदरिंग भी होती है, केमिकल प्रोडक्ट भी होते हैं जिससे कई तरह की रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो चट्टानें हैं या रॉक्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, टूट जाती हैं, टूट के फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो टूटती रहती हैं और फिर बाद में वो सॉइल में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारा पूरी प्रोसेस वेदरिंग कहलाती है, जिसमें कई सारे हमारे एजेंट काम करते हैं। तो सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल। मिनरल और रॉक की वेदरिंग से सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि कोई बड़ी चट्टान होगी वो बहुत धीमे धीमे टूटेगी, पता नहीं कितने हजारों साल आपको लग जाए उसके टूटने में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने साल उसको लग गए। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल नीड्स 800 to 1000 ईयर। तो 1 इंच सॉइल के निर्माण में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। धीरे धीरे सॉइल टूटती है, फिर वो एक स्थान से हवा से आई या फिर वाटर से बह के आई, फिर इस तरह से वो सॉइल बनती है। तो 1 इंच सॉइल बनने में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जेनी, जेनी एक साइंटिस्ट का नाम है, सॉइल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर। तो सॉइल प्रॉपर्टी जो है वो जो नीचे दिए गए फैक्टर हैं इनसे इन्फ्लुएंस होती है। अकॉर्डिंग टू जेनी, जेनी ने दिए थे कुछ फैक्टर और उन्होंने बताए थे कि किस तरह से सॉइल का निर्माण होता है। तो पैसिव फैक्टर सबसे पहले है, उन्होंने बात करें तो 5 फैक्टर दिए थे, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और टाइम। तो सबसे पहले जो है पैसिव फैक्टर आते हैं। पैसिव फैक्टर मीन्स जो एक्टिव नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली काम करते हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल, इट इज़ द अनकंसोलिडेटेड मास फ्रॉम विच द सोलम डेवलप। तो ये अनकंसोलिडेटेड मास होता है जिससे कि सोलम का निर्माण होता है। सोलम मीन्स सॉइल का निर्माण होता है। पेरेंट मटेरियल ही हमारा मेन होता है। पेरेंट मटेरियल नहीं होगा तो फिर उससे सॉइल किससे बनेगी? जब पेरेंट मटेरियल नहीं होगा, जो रॉक और मिनरल ही नहीं होंगे, तो सॉइल हमारी किससे बनेगी? इसके बाद है रिलीफ आता है या टोपोग्राफी आती है। फिर इसके बाद हमारे अदर फैक्टर है, जैसे रिलीफ हो गया। टोपोग्राफी मीन्स किसी स्थान की टोपोग्राफी कैसी है, वो उथली ज़मीन है या फिर प्लेन है, तो उसी हिसाब से उसमें फैक्टर काम करते हैं। क्योंकि उथली ज़मीन होगी तो सॉइल को टूटने में थोड़ा शायद कम टाइम लगेगा, वहीं प्लेन ज़मीन में सॉइल टूटने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब बैलेंस उसका सही नहीं होगा तो सॉइल थोड़ा जल्दी टूटेगी और फिर ट्रांसपोर्ट भी जल्दी होगी। तो ये जो है फैक्टर रिलीफ और टोपोग्राफी इस तरह से काम करता है। फिर जो आते हैं एक्टिव फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट हमारा बदलता रहता है, 6 महीने 3 महीने गर्मी, 4 महीने फिर बरसात, फिर ठंडी। तो इस तरह से क्या होता है सॉरी क्लाइमेट चेंज होने से क्या होता है कि जैसे आपने सुना ही होगा कि हीट से क्या होता है, एक्सपेंशन होगा, फिर जब पानी पड़ेगा वो ठंडा होगा तो फिर से वो सिकुड़ेगी चीज़, कोई भी चीज़ होगी आपने, तो हीट से पहले उसका एक्सपेंशन होगा, फैलेगा, फिर जब पानी पड़ेगा या ठंडक होगी तो वो फिर सिकुड़ेगी। तो इस तरह बार बार से फैलने से, सिकुड़ने से उसमें क्या होगा कि बाद में कोई चीज़ टूट जाएगी। जब बार बार वही रिएक्शन होगा बाद में वो टूट जाएगी। तो इस तरह से क्लाइमेट भी काम करता है। क्लाइमेट हमारा केमिकल रिएक्शन को भी कम या तेज करने में मदद करता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, उसमें पानी पड़ गया तो हो सकता है वो हमारी रिएक्शन तेज हो जाए, या फिर टेम्परेचर, जैसे गर्मी हो गई, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाने से हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हमारी तेज हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्लाइमेट भी जो है सॉइल फॉर्मेशन में काम करता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा गांव में, जैसे केचुए ही हो गए, या फिर बहुत सारे जो रॉक्स में रहते हैं या मिट्टी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को तोड़ते हैं, उसमें सुरंगें बना के रहते हैं। चूहे हो गए, खरगोश हो गए, कोई भी हो गए, वो क्या करते हैं कि उनको खोद के, चट्टानों को खोद के उनको तोड़ते हैं, जिससे क्या होती है कि चट्टानें टूटती हैं, रॉक टूटती है, मिट्टी टूटती है और फिर नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म भी हमारे क्या करते हैं,
की मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट भी आ जाते हैं जिनके रूट्स भी होती हैं। रूट्स से क्या होता है, जैसे किसी प्लांट की रूट हमारी फैल गई किसी चट्टान में तो उससे क्या होगा कि वो चट्टान हमारी टूटने लगेगी। तो इस तरह से ये फैक्टर भी हमारा काम करता है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे ये फैक्टर काम करते हैं। इसके बाद एक फैक्टर आता है नेचुरल फैक्टर, वो है हमारा टाइम। टाइम एक हमारा किसे कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोई रिएक्शन बनाएंगे तो उसमें ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा उसमें आपको टाइम ज़रूर ही लगना है। किसी में हो सकता है कम लगे, वो निश्चित टाइम नहीं होगा हर एक रॉक के लिए, हर एक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट रहेगी वो चीज़ रहेगी टाइम की। टाइम आपको हर एक रॉक के फॉर्मेशन में लगेगा, वो चाहे किसी में 2 साल लग रहा हो, किसी में 4 साल या किसी में 200 साल लग रहा हो, लेकिन वो टाइम हर एक रॉक के विदरिंग में लगेगा। तो टाइम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं नेचुरल फैक्टर है, जो कि लगना ही है हर एक सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये जो जेनी थे साइंटिस्ट, इन्होंने समझाया था कि किस तरह सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से पेरेंट मटेरियल हमारा कौन सा फैक्टर है, पैसिव फैक्टर है या एक्टिव फैक्टर है। तो पेरेंट मटेरियल जो है वो हमारा पैसिव फैक्टर है। इसी तरह क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, वो एक्टिव फैक्टर है। तो आपको अगर आप समझ के चलेंगे कि कौन कौन से एक्टिव रूप से पार्ट लेते हैं हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में, तो आप देखेंगे क्लाइमेट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और ऑर्गेनिज्म भी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पेरेंट मटेरियल, तो एक हम कह सकते हैं कि पेरेंट मटेरियल भी एक हमारा कांस्टेंट चीज़ होती है। जब तक पेरेंट मटेरियल नहीं होगा तब तक सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और रिलीफ जो है एक ये एक दशा है, एक कंडीशन है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि एक्टिव फैक्टर कौन से और पैसिव फैक्टर कौन से, और जो नेचुरल फैक्टर है वो है हमारा टाइम। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की, जो कि जेनी ने दी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए। और इस समय मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, और इन्हीं बुक को जो मैं शुरू से बताता आया हूँ कि नेमराज सुंडा और उनका अध्ययन के दोनों वॉल्यूम, इनको आप अच्छे से एक बार फिर से 15 दिन में रिवाइज कर लीजिए। 15 दिन का ही टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। घर में कोई काम भी नहीं है इस समय आपके पास, ना ही आपको कोई कहेगा कि आप ये काम कीजिए। आप बताइए कि आपका एग्ज़ाम है, आपको पढ़ना है, लेकिन आप पढ़िए। अगर आप ये कह के कि आपका एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना है, उसके बाद आप ये बोल के घर से बाहर घूम रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो फिर घर वाले भी कहेंगे कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो वो भी आपसे उम्मीदें रखेंगे कि आप कुछ काम कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो ये मत कीजिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए। अगर एक बार एडमिशन हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।